हम यही मिशन लेकर अपनी जानों की परवाह किए बगैर यहाँ आए हैं। मैं गहरा सांस लेकर रह गया था। बज़ाहिर चालाक और मक्कार नजर आने वाला वो शख्स या तो खुद नहायत घामड़ था या फिर वो मुझे अकल से पैदल समझ रहा था, जो ऐसे दूर अज़कार इम्कानात की बात कर रहा था। मैंने जवाब दिया, तुम्हारा ये मंसूबा अच्छा है। क्या इससे तुम्हारी हुकूमत की हमायत हासिल है? हुकूमतें ही सारी खराबी की जड़ हैं। लीडर कुर्सी संभालकर हर वक्त अपना घर भरने की फिक्र में लगे रहते हैं और भूखे नंगे लोगों को दुश्मन का हव्वा दिखाकर बहलाते रहते हैं कि लंगोटी बांध कर और घास खाकर भी दुश्मन से लड़ना पड़ा तो हम बरसों लड़ेंगे। वो कभी भी ऐसे किसी काज की हमायत नहीं करेंगे। फिर तुम कौन हो और किस इख्तियार के तहत ये मंसूबा लेकर आए हो? मैंने एक टेढ़ा सवाल कर डाला। हम एक सरकारी एजेंसी के आदमी हैं, इसी के एमा पर यहाँ आए हैं। उसने राह का नाम नहीं लिया था। मैंने अपने वजूद में उभरने वाली तलखी पर काबू पाते हुए कहा, तुम्हारे इस मंसूबे पर अमल करने का आगाज तुम्हारी सरजमीन से हो तो इसके बहुत खुशगवार असरात होंगे। वहां कोई बड़ा बुत गिराया जाएगा तो यहाँ के लोगों के जहनों में भी हलचल होगी। इस वक्त तो मैं खुद भी तुम्हें यहाँ के किसी बुत का रुख नहीं करने दूंगा। मुजरिम होना और जराइम से रोजी कमाना एक अलग बात है। इससे हुब्बुल वतनी में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुमने इसी काम के लिए मुझसे रजू किया है तो मैं तुम्हारी दी हुई पेशगी रकम इसी वक्त लौटा सकता हूं। मुझे अपने नुकसान की जरा भी परवाह नहीं होगी। यह हमारा फौरी टारगेट नहीं है, उसने जल्दी से कहा। यह तवील मुद्दत का मंसूबा है। इसके लिए दोनों तरफ फंसने वालों का जहन बनाना होगा। इस वक्त हम चुन चुन कर ऐसे लोगों का सफाया करना चाह रहे हैं जो मुनाफरत फैला रहे हैं। यह हमारे काम का पहला मरहला है। यह काम राह वाले पहले ही कर रहे हैं। अखबारों में आए दिन कुछ न कुछ छपता रहता है। अखबारी चीथड़ों पर छपने वाली बातों पर एतबार नहीं किया जा सकता। दिन रात कुर्सियों पर बैठकर बवासीर को परवान चढ़ाने वाले बैठे बैठे सनसनीखेज कहानियां घड़ते हैं और इन्हें फैला देते हैं। इसकी आवाज में नफरत और हकारत से मटाई। वो कह रहा था, राज यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग एक बहुत बड़ा इदारा है। हमारे अखबार भी हर बड़ा गुनाह इसी के सर मुड़ देते हैं। हमको रा के स्पेशल सर्विसेज ब्यूरो ने यहाँ भेजा है। रा के जैली इदारे SSB का नाम मेरे लिए नया नहीं था, लेकिन मैं उसकी सरगर्मियों के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानता था। मैंने उसे पूछा, तुम किस मिशन पर आए हो? तुम्हारे बारे में कुछ जाने बगैर मैंने तुम्हें बहुत कुछ बता दिया, अब तुम्हें भी खुल जाना चाहिए। उसने मेरे सवाल को नजरअंदाज करके शिकायती लहजा में कहा, कुछ बताने से ज्यादा तुम इधर उधर बहकते रहे हो। तुम्हारी सारी बातों में अहम बात सिर्फ इतनी है कि तुम SSB के एजेंट हो। तुम्हारी आमद का असल मकसद अभी तक पर्दे में है। गाड़ी में उसकी मानी के हंसी की आवाज गूंजी। फिर वो बोला, चलो यूं ही सही, मगर मैं तुम्हारे बारे में इतना भी नहीं जानता। तुम्हें कुछ ना कुछ तो बताना ही चाहिए। बख्शी या दिल मुराद मेरे बारे में वही कुछ जानता है जो एक खुला राज है। ये कोई नहीं जानता कि पिछले 10 बरस से मेरी असल लाइन हेरोइन है। चंद बरसों से इस कारोबार पर अताब आया हुआ है। इस पर कब्जा करने के लिए बड़े बड़े जगादरी मैदान में बरसे बेकार हैं। इसलिए मैं दूसरे कामों की तरफ आ गया हूँ। इससे ज्यादा मैं क्या बता सकता हूँ? अगर तुम हेरोइन के काम में मुलव्विस रहे हो तो तुमने शी और टैनी के बारे में सुना होगा। उसके सवाल पर मेरे पूरे बदन में सनसनी की लहरें सरायत कर गईं। एक तवील तमहीद के बाद वो आखिरकार अपना हरफे मुद्दा जुबान पर ले ही आया था। ज़मीन दुनिया का बच्चा बच्चा इन नामों से वाकिफ है। मैंने सरसरी लहजा में कहा, हमें सबसे पहले डैनी की तलाश है। चंसानियों की तवक्कुफ के बाद विक्रम ने कहा, सुना है कि वो आजकल शहर में अपने दुश्मनों से छुपता फिर रहा है, लेकिन उसका सुराग लगाना इतना मुश्किल नहीं होगा। बस मुझे उसकी कोई तस्वीर मिलनी चाहिए। मुश्किल यह है कि नाम सुनने के बावजूद मैंने आज तक उसे नहीं देखा। वैसे भी वो आए दिन भेस बदलता रहता है। हमारे पास भी उसकी कोई तस्वीर नहीं है, बल्कि वाजे नहीं है। विक्रम ने मायूसी से कहा, वो बहुत खतरनाक और मूजी है। उसने यहाँ हमारे कई बेहतरीन आदमियों को मारा है। वो पकड़ा जाएगा। मैंने उसकी बात काट के इत्मीनान से कहा, अपनी हरकतों से उसने यहाँ अपने बेशुमार दुश्मन पैदा कर लिए हैं। इसके लिए गोरों ने बहुत बड़े इनाम का ऐलान किया हुआ है। सुना है कि वो इनकी कोई लड़की भगा कर ले गया। अचानक राजन मेरी तरफ सर घुमा के बोला, इस वक्त तुम इतने जाहिल बने हुए हो कि अमेरिका वालों को गोरा कह रहे हो। थोड़ी देर पहले इतनी चालाकी दिखा रहे थे कि स्पेशल सर्विस ब्यूरो को खुद ब खुद SSB बना लिया था। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे उलझन हो रही है। मैं हिंदी बोलनी शुरू कर दूं तो तुम्हारी उलझन को खासा अफाका हो जाएगा। मैंने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, वैसे ये बता दूं कि मैं जाहिल नहीं, ग्रेजुएट हूं। ये जानता हूं कि दुनिया भर में खुफिया एजेंसियों को उनके लंबे चौड़े नामों की बजाय इनके मुखफ़िफ से याद किया जाता है। हैरत है कि तुम ग्रेजुएट होते हुए जराइम की राह पर चल रहे हो, विक्रम ने कहा। राजन मेरा मुंह तोड़ जवाब सुनकर दोबारा अपनी निशिस्त पर सीधा हो गया था। गरीब बस्तियों में भी अब तुम्हें बेशतर पढ़े लिखे दादागीर मिलेंगे। डिग्री के बाद आदमी को कहीं रोजी रोजगार न मिले तो पेट का जहन्नुम भरने के लिए वो दूसरों के गिरेबान पर हाथ टालने पर मजबूर हो जाता है। जहालत में तो जुर्म परवान चढ़ता ही है, लेकिन अब तालीम के सहारे साइंटिफिक मुजरिम पैदा हो रहे हैं।
हम ऐसे 2-4 अफराद की मदद करेंगे। विक्रम ने फौरन ही पेशकश कर डाली। मैं दिल ही दिल में उसकी कम फहमी पर हंस पड़ा। वह मुझे अपना आलाकार बनाकर काम के चंद आदमियों तक रसाई हासिल करने की ख्वाब देख रहा था, ताकि उन्हें हमेशा के लिए अपना जर खरीद गुलाम बना सके। पराई सरजमीन पर किसी सीक्रेट एजेंट की यह सबसे बड़ी कामयाबी होती है कि वो पैसे, जिन्स या दोस्ती की बुनियाद पर मकामी आबादी में अपना कोई मुस्तकिल हमदर्द पैदा कर सके। मैं देखूंगा अपने जोर बाजू से दूसरों से अपनी रोजी छीन लेने वाले आमतौर पर इतने सीनाजोर हो जाते हैं कि वो किसी की मदद या हमदर्दी को पसंद नहीं करते। अपनी खिदमात किराए पर देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तुमको ऐसे उजरती मुआवन दरकार हो तो वो आसानी से मिल सकते हैं। वो इसकी दुखती रख थी। मैंने अपनी जवाबी पेशकश में उसके आज़ाइम को बेनकाब कर दिया था। उसने खामोशी से मेरी बात को टाल दिया। बख्शिल की महबूबा के घर से नादरा के मकान तक काफी तवील और गुंजान रास्ता था, जो बातों ही बातों में गुजर गया। मुझे इस बात की खालिश थी कि विक्रम ने मेरे सामने सब कुछ उगल दिया था, लेकिन अपने और राज अलमेडा के ताउन के बारे में एक लफ्ज भी नहीं कहा था। मैंने भी वो मौजू बाद के लिए छोड़ दिया। नादरा के मकान के सामने गाड़ी रुकते ही तरबान की हैसियत से मौजूद स्पेशल टास्क फोर्स के कारिंदे ने फाटी खोल दिया। गाड़ी हाथे में ले जाते हुए विक्रम अपनी हैरत का इजहार किए बगैर नहीं रह सका और बोल पड़ा, तुम बड़े ठाठ से रहते हो। काफी बड़ा और अच्छा मकान है तुम्हारा। कमाकर खर्च ना करना सबसे बुरा फेल है। मुझे इससे नफरत है। ये इलाका भी मुअज़्ज़ज़ और खुशहाल लोगों पर मुश्तमिल मालूम होता है। उसने इंजन बंद करके गाड़ी से उतरने के बाद कहा, या तुम्हें कोई दुश्वारी तो नहीं होती? कराची जैसे रंग बिरंगे शहर में आदमी की जेब में पैसा जाम हो तो कोई उसकी जात बरादरी नहीं पूछता। पैसा इंसान पर खुशहाली के साथ इज्जत और साख के दरवाजे भी खोल देता है। दुनिया हर जगह एक जैसी है। वो मेरी रहनुमाई में ड्राइंग रूम के खुले हुए दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला, बंबई में भी यही हाल है। बदनाम और आवारा फिल्मी औरतों को शराफा अपनी खानदानी तकरीबात में बहुत फख्र से बुलाते हैं। हालांकि सब जानते हैं कि इनके सारे कारोबारी असासे इनके लिबासों में पनाह होते हैं और वो इन्हीं के बल बोते पर पैसे में खेलती हैं। ड्राइंग रूम में मुअद्दब खानसामा हमारे इस्तकबाल के लिए मौजूद था। वहां की आराइश और सफाई देखकर वो दोनों हैरान रह गए और चंद सानियों तक वस्त में खड़े तारीफी नजरों से हर चीज का जायजा लेते रहे। बख्शिल के तंग और गंदे ठिकाने पर यह अंदाजा नहीं हो रहा था कि तुम इतनी आसाइश की जिंदगी बसर कर रहे हो। वहां तुम इसी के तबके के आदमी नजर आ रहे थे। राजन ने कहा, तुम्हारे मुल्क में दौलत की काफी रेल पेल मालूम होती है। हाजी दिलमुराद ने भी समंदर में ऐसा आलीशान कला खड़ा किया हुआ है, कहरे से आंखें खुल जाती हैं। ये बात तुम दोनों से बेहतर कौन जानता होगा कि जुर्म कामयाब हो जाए तो सारे दिल दर्द दूर कर देता है, और नाकाम रहे तो फांसी का फंदा गर्दन को यकलख्त 1 फुट लंबा कर देता है। विक्रम ने बैठते बैठते मेरी बात काटती और बोला, हम तुम्हारी बरादरी में नहीं है। सीक्रेट एजेंट की एक अलग ही कायनात होती है जिसमें फांसी का गुजर नहीं होता। मौत आती है तो बस अचानक ही आती है। वो बड़े बदनसीब और नाकाम सीक्रेट एजेंट होते हैं जो दुश्मन की कैद में जा फंसते हैं। और अगर मैं इसी वक्त तुम्हें पाकिस्तानी पुलिस की तहवील में देने का फैसला कर लूं तो अपने बारे में क्या कहोगे? मैंने उनके रद्दमल से माजूज होने के लिए बेरहमी से पूछा। हैरत और बेअतबारी से वो दोनों मेरा चेहरा तकने लगे। फिर राजा ने कहा, ऐसे मजाक से तुम हमारा एतमाद मजरू कर रहे हो। ये ना भूलो कि हमारे तारुफ को अभी कुछ ही देर हुई है। मैं बेख्तियार हंस पड़ा। तुम वाकई डर गए। हम जैसे लोग ऐसे चक्रों में नहीं पड़ते। कोई काम मर्जी के खिलाफ हो तो बस उससे किनारा कर लेते हैं। तुम्हारे साथ यहाँ कितने मुलाजिम रहते हैं? कुछ देर के सकूत के बाद विक्रम ने पूछा। 3, दरबान, ड्राइवर और खानसामा, और तीनों काबिल एतमाद हैं। वो अपने हथियारों की वापसी के बारे में मुसर होने लगे। मैं उन्हें घेर कर जिस जाल में ले आया था वहां 6 गोलियों वाला एक रिवाल्वर और खंजर बिल्कुल नाकाफी थे। मैंने डैनी की तलाश के लिए $20,000 मुआवजा तय करने के बाद वो दोनों चीजें उन्हें लौटा दी। मेरी दानिश में वो इस किस्से का नहायत कमजोर इख्तिताम था। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं थी कि वो मेरे खून के प्यासे थे। वो जरा सी बात मालूम करने के लिए इतनी भाग दौड़ वक्त की बर्बादी के मुतरादिफ थी। इसके अजाले की एक ही सूरत थी कि मुझे उनके मजीद कुछ आदमियों का सुराग मिल जाता। इन आर्जी मराहिल से निमट कर मैंने उन दोनों को एक ख्वाबगाह में पहुंचा दिया। वो कमरा अपने पुरताइश लवाजम के साथ इन दोनों की मुश्तरका जरूरियात के लिए काफी था। यहाँ फोन भी होगा? मेरे लौटने से पहले विक्रम ने मुतजब्जब लहजा में पूछा। फोन मेरी ख्वाबगाह में है, चाहो तो वहां आ सकते हो। मैंने फोन को अपनी कड़ी तहवील में महफूज रखने का वो बंदोबस्त पहले ही कर लिया ताकि वो मेरी लाइलमी में किसी से राब्ता ना कर सके। तुम्हारी गैर हाजिरी में फोन के इस्तेमाल की क्या जरूरत होगी? उसने फिर सवाल किया। मजबूरी है, मैं कहीं जाता हूं तो कमरा मुकफ्फिल करके जाता हूं। एक आध रोज में तुम्हारे लिए दूसरी लाइन का बंदोबस्त हो जाएगा, फिर ये मजबूरी भी खत्म हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ। विक्रम ने गहरा सांस लेकर फैसला कुन लहजा में कहा और मैं कुर्सी पर बैठ गया। राजन गुसल खाने में जा चुका था। पीने के लिए थोड़ी सी जिन या प्राणी वगैरह मिल सकेगी? उसने अपने पतले पतले होंठों पर जुबान फेरते हुए धीरे से पूछा। घर में मौजूद ना हो तो बाजार से मंगवा लो। यहाँ अल्कोहल पर पाबंदी है। वैसे तुम्हारे लिए थोड़ी बहुत मौजूद होगी। ये कहकर मैंने खानसामा को आवाज दी। वो बाहर राहदारी में मौजूद था। मैंने उसे हदायत देकर अपनी ख्वाबगाह में भेज दिया।
डैनी की तलाश कोई आसान काम नहीं है। तखलिया हो जाने पर विक्रम ने कदरे तवक्कुफ के बाद कहा, मैं तुम्हें SSB के बारे में ब्रीफिंग दे चुका हूं। इसके हदफ बहुत वाजे और मुतय्यन है। SSB हर उस कुव्वत से ताउन करती है जो उसके मकासद से मुत्तफिक हो। बोलते रहो, मैं पूरी तवज्जो से सुन रहा हूं। उसके खामोश हो जाने पर मैंने उसे टोका, हम दोनों यहाँ रास अलमेडा की मदद के लिए भेजे गए थे। तुमने उसके अंजाम के बारे में अखबारों में पढ़ लिया होगा, या मैं बाद में मालूम हुआ कि सफारती सतह पर उसे राडनी आर करा देने की कोशिश की जा रही थी। हो सकता है कि वो इसी रूप में यहाँ आया हो, मगर अब यह किस्सा खत्म हो चुका है और हमारे सामने सिर्फ 2 रास्ते रह गए हैं। खामोशी से वापस चले जाएं या यहाँ रुक कर रास अलमेडा के किसी साथी तक रसाई हासिल करने की कोशिश करें। लेकिन अब तक तुम डैनी की तलाश की बात करते रहे हो। मैंने हर से कहा, हर मंसूबे की राह में वही रोड़े अटकाता है। खबर जरा एक मुद्दत से उसकी निशानदही करते रहे हैं और रास अलमेडा ने भी उसी की सरकोबी के लिए SSB से मदद तलब की थी। तो क्या रास अलमेडा डैनी के मुकाबले में इतना बेबस हो गया था कि उसे भारत से मदद लेनी पड़ी? उसकी कुछ मजबूरियां थी, जायज मजबूरियां। इन मजबूरियों की वजह से उसने भारी नुकसान उठाया। मकामी गुंडे डैनी के नाम से मरऊब और नाकाबिले एतबार हैं। सफेद फार्म मैदान में उतरते ही पहचान लिए जाते हैं और डैनी बहुत इत्मीनान से घात लगाकर उन्हें मौत के घाट उतार देता है। रास अलमेडा का ख्याल था कि नस्ली मुशाहबत की वजह से भारतीय एजेंट यहाँ ज्यादा महफूज रहेंगे। वो इन पर पूरी तरह भरोसा कर सकता था। इसकी इसी ख्वाहिश की तकमील के लिए हमें यहाँ भेजा गया था, लेकिन हम उस तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो सके। बात मेरे लिए नाकाबिले फहम है, ये काम पहले से यहाँ मौजूद लोग भी कर सकते थे। पाकिस्तान में हर वक्त राह के 10 एजेंट रह होंगे। उसने बाहर से आदमी क्यों बुलाए थे? यहाँ रहने वाले पाकिस्तानी एजेंटों की निगाहों में होंगे। सब एक दूसरे की खैर खबर रखते हैं और मसलहत के तहत खामोश रहते हैं। जरूरत पेश आती है तो किसी की भी गर्दन नाप कर स्कैंडल खड़ा कर देते हैं। मैं इसी वजह से अखबारी इतलात से नफरत करता हूँ। इसे अपने काम के लिए बिल्कुल नए और महफूज चेहरे दरकार थे। वो डैनी के हाथों मजीद कोई जख्म खाने के लिए तैयार नहीं था। अब बात कुछ समझ में आ रही है। मैंने तफहीमी अंदाज में सर हिलाते हुए कहा, इस वक्त मैं खासी गहरी सोच में डूबा हुआ होने की अदाकारी भी कर रहा था ताकि विक्रम को पूरी तरह शीशे में उतार सकूं। राजन बाथरूम से आया और खामोशी से हमारे साथ बैठ गया। इसका एक टारगेट यानी डैनी हमारे इल्म में है। यहाँ आकर इस फितने को खत्म किए बगैर वापस जाना हमाकत के मुतरादिफ होगा। हम अपने जराए से जानते हैं कि वेरा लाइट भी पूरी तरह डैनी का साथ दे रही है। वो सफेद फार्म कुतिया हमारे हाथ आ जाए तो हम उसे ट्राफी के तौर पर अपने साथ भारत ले जाएंगे। रास अलमेडा के साथियों में से तुम किस किस को जानते हो? मैंने सवाल किया। किसी को नहीं, लेकिन हमें यह मालूम है कि उसे अपने सफारती मिशन की भरपूर पुष्ट पनाही हासिल थी। वो लोग हमारी सही रहनुमाई कर सकते हैं। एक बार सिरा मिल जाए तो हम अपनी राह खुद बना लेंगे। उलझी हुई स्टोर का कोई सिरा तुम्हें अपने सफारती मिशन में भी मिल सकता है। रास अलमेडा और SSB के दरमियान राब्ते का काम उन्होंने ही सर अंजाम दिया होगा। नहीं, उसे सख्ती से तरदीद करते हुए कहा, हमें अपने मिशन से दूर रहने की हिदायत दी गई है। तो फिर तुम्हें अमेरिकी कौंसल खाने से रजू करना चाहिए था। इधर उधर भटक कर तुम अपना वक्त बर्बाद करते फिर रहे हो। रास अलमेडा को मरे हुए कई दिन गुजर चुके हैं। अब तक तुमको कोई ना कोई राह मिल गई होती। हमारा केल सागा की मौत से बिगड़ा है। उसके अचानक गायब होने की वजह से हमें होटल छोड़ना पड़ा। सर छुपाने के लिए किसी मुतबादिल ठिकाने के साथ हमें मददगारों की तलाश भी थी। हमारे सामने सागा के दिए हुए सिर्फ 2 नाम थे, गफूर भट्टी और हाजी दिल मुराद। यूं हम हाजी दिल मुराद और बख्शिश से होते हुए तुम तक पहुंच गए। अगर हाजी दिल मुराद अपने दोस्त की गुमशुदगी की वजह से भड़का हुआ ना होता और हमारा साथ देता तो बहुत कुछ हो सकता था। अब देखना है कि तुम क्या कर सकते हो। इस दौरान खानसामा जिनकी बोतल, गिलास, बर्फ और टॉनिक वाटर की यख बोतलें एक ट्रे में वहां छोड़ गया था। राजन ने खामोशी से 3 गिलास बनाए और हम तीनों फिक्रमंदी से उनकी तरफ मुतवज्जा हो गए। तुम फोन पर अमेरिकी कौंसल खाने से रब्ता करना चाह रहे थे। 2 घूंट लेने के बाद मैंने पूछा, फोन पर बात नहीं बनेगी। वो फोन पर गैर जरूरी बातों से सख्ती से इज्तनाब बरतते हैं। मुश्किल यह है कि हम वहां के लिए कोई पासवर्ड लेकर नहीं आए। हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था कि रास अलमेडा को हमसे मिलने से पहले ही मार दिया जाएगा। तुम कोई बात छुपा रहे हो? खुलकर बताओ कि तुम क्या करना चाह रहे हो। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मेरी नई पेशकश पर उसका चेहरा खिल उठा और वो बोला, तुम्हें इस डील का मुआवजा अलग से अदा किया जाएगा। मैं गैर सरकारी तौर पर अपने कौंसल खाने में अपने एक दोस्त से फोन पर बात करनी चाह रहा हूँ। फोन पर ज्यादा बात नहीं हो सकती। मुझे हदायत के मुताबिक इससे दूर रहना है, इसलिए तुम इससे मिलोगे और उसका पैगाम लाओगे। मुझे पूरा यकीन है कि वो अमेरिकी कौंसल खाने से मेरे राब्ते के लिए कोई मशवरा दे सकेगा। वो एक खतरनाक तजवीज़ थी। मैं मुतअद्दिद मौके पर कराची में भारतीय कौंसल खाने के अराकीन के सामने जा चुका था। इनसे कई बार मेरी झड़पें हो चुकी थी। एक बार मैं वहां काफी देर तक महसूर भी रहा था। इनमें से बहुत से लोग ऐसे थे जो मुझे एक नजर में भी पहचान सकते थे, लेकिन मैं हाथ आता हुआ वो मौका गंवाना नहीं चाहता था। मैंने किसी तरद्दुद के बगैर कहा, यह काम हो जाएगा। तुम चाहो तो अभी उससे बात कर लो। विक्रम बहुत मोहतात तबीयत का मालिक था। उसने अपने गिलास से एक घूंट लेकर खफीफ सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अभी नहीं, मैं सोच समझ कर शाम तक उससे राब्ता करूंगा। तुम चाहो तो इस वक्त तक कुछ काम कर लो।
हो सकता है कि शहर में डैनी का कोई सुराग मिल जाए। विक्रम ने खुद ही मेरी मुश्किल आसान कर दी। मुझे बखूबी अंदाजा था कि घर पर सब लोग मेरी सलामती की तरफ से फिक्रमंद होंगे। मैं जल्द अज जल्द उनसे राब्ता करके इन्हें अपनी कामयाबी की खबर देना चाह रहा था। विक्रम ने मुझे वो मौका फराहम कर दिया था। मैं अपना गिलास लेकर उठ खड़ा हुआ। तुम दोनों भी आराम करो। इस मुफाहमत तक पहुंचने के लिए हम तीनों को शदीद सेहनी और आसाबी तनाव से गुजरना पड़ा है, जिन इस तनाव से निजात दिलाने में मददगार साबित होगी। तो तुम इसी वक्त बाहर जा रहे हो? राजन ने नजरें उठाकर इस्तफसार किया। थोड़ी देर में निकलूंगा। यहाँ तुम दोनों की आमद और रफ्त पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन हिफाजती नुक्ता नजर से बेहतर यही होगा कि फिलहाल तुम इसी छत के नीचे महदूद रहो। मैं नहीं चाहता कि मेरे पड़ोसियों को यहाँ कुछ मेहमानों की मौजूदगी की इतला मिले और बाद में कोई मसला खड़ा हो। फिक्र मत करो, हम अपना बुरा भला समझते हैं। विक्रम बोल उठा। बस इतना बता दो कि हमारे खाने का क्या होगा? तुम गोश्त खोर हो और हम दाल सब्जी खाने वाले लोग हैं। खानसामा से जो कहोगे वो पका देगा। मेरे मुलाजिम मेहमानों का पूरा एहतराम करते हैं। यह कहकर मैं हंसता हुआ उनके कमरे से निकल गया। बाहर निकलते हुए मैंने महसूस किया कि इस राहदारी के दोनों सिरों पर कोई खफीफ सी हरकत हुई थी, जैसे मेरी आहट पर वहां छुपे हुए निगरान फरार हुए हों। मेरे होंठों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट फैल गई। एसटीएफ के 3 आदमियों को घरेलू मुलाजमीन के रूप में लाने का सबसे बड़ा फायदा यही था कि मुझे एक लम्हे के लिए भी अपनी सलामती के बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं थी। मैंने अपने लिए नादरा की खुशबुओं में बसी हुई उस ख्वाबगाह का इंतखाब किया था, जहाँ कदम रखते ही जहन पर हल्का हल्का खुमार तारी होने लगता था। बिस्तर के सिरे पर बैठकर मैंने अपना जिन का गिलास बेड साइड टेबल पर रखा और फोन पर फ्लैट का नंबर मिलाने लगा। पहले ही घंटी पर फोन उठा लिया गया। मेरी हेलो के जवाब में दूसरी तरफ से वीरा की तुरुश आवाज सुनाई दी थी। तुम्हें फोन करने का ध्यान आ ही गया है? मैं तो समझ रही थी कि तुम्हारे साथ आने के बजाय वो तुम्हें उठा कर ले गए हैं। मुझे नहीं, वो तुम्हें उठा ले जाने के चक्कर में है। मैंने चुपती हुई आवाज में कहा। तुम्हें अपनी ट्रैफिक करार दे रहे हैं। ब्लैक सी के तजर्बे से गुजरने के बाद मुझे अंदाजा हो रहा है कि वक्त तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। तुम कुछ ज्यादा ही निखर गई हो। बोलते रहो, मैं सुन रही हूं। मेरे खामोश होते ही वो बोल पड़ी। मुझे जो कहना था वो कह चुका। ये न समझो कि मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूं। एक औरत के लिए इससे ज्यादा तौहीन अमेज बात और क्या होगी कि दुनिया जहान के मर्द उसके लिए राल टपकाते फिरें। घर आओगे तो मैं तुम्हें बताऊंगी। इसको गुर्राहट उभरी। ये बताओ कि कहां से बोल रहे हो? इसे नादरा की ख्वाबगाह कहते हैं। वो दोनों दूसरे कमरे में है। मैंने कहा। नादरा की ख्वाबगाह? नादरा का बिस्तर, लेकिन नादरा वहां नहीं है। कहो तो रहीम यार खान फोन करके उसे भी बुला लूं। वो सर के बल दौड़ी चली आएगी और कुछ नहीं तो तुम्हारे मेहमानों का दिल भी बहलता रहेगा। नादरा इनके लिए खासी रसीली ट्रॉफी होगी। वो राह और भारत को सिरे से भूल जाएंगे। विरा मैं तिलमिला कर गुरा। ये क्या हरकत है? तुम्हारी ये बातें गजाला भी सुन रही होगी। वो क्या सोचेगी? सोचने दो। तुम बोल रहे थे तो मैं सुन रही थी। अब मैं बोल रही हूं तो तुम सुनते और फिर नहाते रहो। ज्यादा बोलोगे तो मैं वहां खुद पहुंच जाऊंगी और इन कमीनों की खाल गिरा दूंगी। फिलहाल अपने इस प्रोग्राम को मुलतवी रखो। मैं थोड़ी देर बाद यहां से निकलूंगा। अव्वल खान कहाँ है? सब यही है और फिक्रमंदी के साथ एक दूसरे के चेहरे तक रहे थे। गजाला को मैंने सुबह से अब पहली बार मुस्कुराते देखा है। तुम्हारे पहचाने जाने के खौफ से वो मरी जा रही थी। मरी जाने की कोई जरूरत नहीं। इस किस्से से निमट कर कहीं और चलेंगे। मैंने ये कहकर फोन बंद कर दिया। इस मुख्तसर सी गुफ्तगू के बाद मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। गिलास से एक घूंट लेकर मैंने सिगरेट सुलगाई और मसहरी पर दराज हो गया। खिड़कियों पर पड़े हुए गहरे रंग के दबीज पर्दों की वजह से ख्वाबगाह में शाम का धुंधलका फैला हुआ था। मैं आंखें मूंद कर अपने ज़हन में आने वाले वक्त का नक्शा जमाने में मसरूफ हो गया। मैं कुछ देर तक यूं ही लेटा सोचता रहा और गिलास खत्म करने के बाद वहां से निकल खड़ा हुआ। वो मेरे बाज़ाब्ता मेहमान नहीं थे, इसलिए मैंने रोजाना होने से पहले उनसे मिलना जरूरी नहीं समझा था। फाटक से निकलते हुए मैंने चौकीदार को समझा दिया कि वो दोनों घर से निकलने की कोशिश करें तो इनसे कोई तारुज़ न किया जाए। अलबत्ता इनकी लाइल्मी में उनका ताक़ुब जरूर किया जाए ताकि इनकी मुसरफियात हमारी नजरों से ओझल न रह सके। मेरी छठी हिस्स बता रही थी कि उन्होंने अपने सारे कार्ड नहीं खोले थे। नाजरा के मकान से क्लिफ्टन तक का रास्ता साफ सुथरा था। मैं थोड़ी देर में घर पहुंच गया। डोरबेल के जवाब में सुल्तान शाह ने दरवाजा खोला और मुझे देखते ही बेसाख्ता बोल पड़ा। जान बची तो लाखों पाए, खैर से बुद्धू घर को आए। मैं उसके बाजू पर मुक्का रसीद करता हुआ अंदर दाखिल हो गया, जहाँ गजाला अपने दमकते और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ मेरी मुंतजिर थी। मुझसे निगाहें चार होते ही उसकी आंखों में खुशी की नमी ही चिलमिलाने लगी थी और वो खुद को दूसरों की नजरों से बचाने के लिए सर झुकाकर तेजी से अपने कमरे की तरफ चलती। वो दोनों मरदूद कहाँ और किस हाल में है? अव्वल खान ने मेरे बैठते ही मुस्तरबाना लहजे में सवाल दाग दिया। वहीं एक कमरे में पड़े हुए ईंट रहे होंगे। इन्हें वो घर बहुत पसंद आया है। हाँ, तो क्या तुम इन्हें खुला छोड़ आए हो? वीरा ने हैरत और बेयकीनी से पूछा। फोन पर कह देती तो इनकी गर्दनों में पट्टे डालकर इन्हें अपने साथ ले आता। मैंने संजीदगी से कहा, तुमने यकीनन इन्हें कोई चक्कर दिया होगा, लेकिन इन्हें यूं आजाद छोड़ना मुनासिब नहीं है। अगर वो मुंह उठाकर कहीं चल दिए तो तुम इन्हें कहाँ ढूंढोगे? वीरा ने अपनी परेशानी का सबब बयान कर दिया। मैं अब इनके लिए टैनी और वीरा को तलाश करने पर आमादा हो चुका हूँ।
मैंने मकाराना मुस्कुराहट के साथ बताया और 10,000 डॉलरों की गड्डी जेब से निकालकर उनके सामने डाल दी। मुझे ऐसा जी हैसियत कारिंदा मिल जाने के बाद वो कहाँ और क्यों भागेंगे। इनके लिए शहर में कोई और ठिकाना होता तो बख्शिल से टकराने के बजाय इसी का रुख करते। अब मैं इनके ज़हनों को बड़ी हद तक पढ़ चुका हूँ। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन वो भी पेशावर सीक्रेट एजेंट हैं। जाने के बाद उनकी कैफियत अपने गौल से बिछड़े हुए भेड़ियों जैसी है। वो बहुत चौकन्ने रहेंगे और कोई खतरा भांपते ही भड़क कर भाग लेंगे। अव्वल खान ने वीरा के मुकाबले में कदर नर्म अल्फाज में वही खच्चा बयान कर डाला। वो भाग कर कहाँ जाएंगे, हमारे पास उनके मुकम्मल खाके मौजूद हैं। जरा सी तशहीर होते ही चंद घंटों में वो चीर फाड़ कर रख दी जाएंगे। राके एजेंटों के बारे में हर पाकिस्तानी बहुत ही सास है। तो क्या तुमने इन्हें बता दिया कि तुम्हारे पास इनके खाके मौजूद हैं? वीरा ने अहमकाना सवाल किया। बाजुकात तुम्हारी खोपड़ी बिल्कुल कुंद होकर रह जाती है। मैंने चिल्ला कर कहा, यह इनको बताने वाली बात है। यह इनके खिलाफ हमारा सबसे बड़ा और मुअस्सर खुफिया हथियार है। वो जरा भी बहके तो ये अनदेखी तलवार अचानक ही उनकी गर्दनें उड़ा डालेगी। वो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तुम ठीक कह रहे हो, अव्वल खान ने मेरी तायद करते हुए कहा। अब जरा तरतीबवार वाकयात भी बताते चले जाओ। ये बहुत खतरनाक कदम था। तुम्हें भेज देने के बाद भी हम परेशानी के बोझ तले दबे हुए थे।